Assalamualaikum. Your next topic is protein structure classification. As we all know, there are certain protein structural elements on which we use the we use to compare and then store क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है कि आपके पास जो है हर एक जो प्रोटीन है इट कंटेन सर्टन फोल्ड्स। ये फोल्ड्स जो हैं वो आपके बेसिकली बनते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स की वजह से, और इसकी वजह से ये जो आपके जो फोल्ड्स बन रहे हैं दे लेड अस टू स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब इसके अंदर यहाँ पर आगे जो है इस में डेटाबेसेस जनरेट की गई हैं जिसके अंदर आपकी जो है वो हायरार्किकल बेस्ड सिस्टम है जो कि स्टार्ट करता है फ्रॉम द स्क्रैच टू द फाइनल फैमिली। स्क्रैच से स्टार्ट करके फैमिली की इंफॉर्मेशन तक सेव हुई भी है। स्क्रैच क्या है इसके अंदर, ये दैट इज द अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट्स, दीज आर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स जो कि उनकी वजह से आपका कोई भी आगे जो प्रोटीन है वो रिकग्नाइज होती है। प्रोटीन स्ट्रक्चर्स जो हैं वो क्या हो सकते हैं, देखो कि जो प्रोटीन स्ट्रक्चर्स हैं उनके अंदर या तो अल्फा हेलिक्स हो सकते हैं, हो सकता है उनके अंदर बीटा शीट्स हों, हो सकता है उनके अंदर दोनों चीज़ें मौजूद हों। ठीक है, इसकी वजह से आपकी जो है स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन की जाती है। वन ऑफ द एप्लीकेशन, ये जो पीछे हम लोग पढ़ते आए हैं कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर का कंपैरिजन किया जा रहा है, उसके बेसिक्स ही ये है कि वो कंपेयर ही इसलिए किया जाता है ताकि स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन की जा सके। One of the applications of protein structure comparison is structural classification. The ability to compare protein structures allow classification of the structured data and identification of relationships among structures. एक तो वो क्या करता है कि आपको अलाउ करता है कि आप क्लासिफिकेशन कर सको स्ट्रक्चर डाटा की और उसके बाद आइडेंटिफाई कर सको कि उन स्ट्रक्चर्स के दरमियान रिलेशनशिप क्या है। The reason to develop a protein structure classification system is to establish hierarchical relationship among protein structure among protein structures. ये आपके हायरार्किकल रिलेशनशिप को डेवलप करने के लिए या बनाने के लिए, एस्टैब्लिश करने के लिए ये प्रोटीन स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया गया है एंड टू प्रोवाइड अ कम्प्रिहेंसिव एंड एवोल्यूशनरी व्यू ऑफ नोन स्ट्रक्चर्स। जो नोन स्ट्रक्चर्स हैं उनका एवोल्यूशनरी व्यू फाइंड आउट करने के लिए या देखने के लिए। वंस अ हायरार्किकल क्लासिफिकेशन सिस्टम इज एस्टैब्लिश्ड, अ न्यूली ऑब्टेन्ड प्रोटीन स्ट्रक्चर कैन फाइंड इट्स प्लेस इन अ प्रॉपर कैटेगरी। जैसे ही आपका हायरार्किकल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो इस्टेब्लिश हो जाएगा, हम न्यूली ऑब्टेन प्रोटीन स्ट्रक्चर जो है वो उसको प्रॉपर कैटेगरी में प्लेस कर सकते हैं। एज अ रिजल्ट इट्स फंक्शंस कैन बी बेटर अंडरस्टूड बेस्ड ऑन एसोसिएशन विद अदर प्रोटीन्स। इसी तरह उसका जो फंक्शन है वो दूसरी प्रोटीन्स के साथ, एसोसिएटेड प्रोटीन के साथ ज़्यादा बेहतर फाइंड आउट हो सकता है। अब इसके अंदर क्या है कि बहुत सारे डेवलप किए गए हैं ऐसे सिस्टम, लेकिन जो ज़्यादातर यूज़ हो रहा है वो स्कोप और कैथ है। स्कोप जो है वो स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड कैथ इज द क्लास आर्किटेक्चर टोपोलॉजी एंड होमोलोगस। ये अब इसके अंदर बेसिक स्टेप्स हैं, पहले इन्होंने बताए हुए, फिर उसके बाद इन दोनों के बारे में सेपरेटली बताया हुआ है। जो फर्स्ट स्टेप है क्लासिफिकेशन का वो आपकी क्या है कि सबसे पहले रिडंडेंसी को रिमूव करना है फ्रॉम डेटाबेसेस। इसके अंदर क्या है कि आपके जो पीडीबी के अंदर बहुत ज़्यादा एंट्रीज हैं, उनके अंदर क्या है कि आप लोगों ने पहले भी देखा कि दोज आर हैविंग अ रिडंडेंट इंफॉर्मेशन या उनके अंदर रिडंडेंट स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, जिसकी वजह से क्या है कि आपके स्ट्रक्चर्स बेसिकली कम मौजूद हैं लेकिन एंट्रीज बहुत ज़्यादा हैं। ये इस रिडंडेंसी को रिमूव किया जाता है किस तरह से, रिप्रेजेंटेटिव्स को सिलेक्ट करके, और उनके ऊपर जो है ये जो रिडंडेंसी रिमूव होती है या रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट होते हैं, ये अलाइनमेंट बेस्ड अप्रोच के साथ जो है सिलेक्ट किए जाते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप जो है वो उसका स्ट्रक्चरल डिस्टिंक्ट डोमेन्स जो है उनको वो सेपरेट आउट करना, उन्हें फाइंड आउट करना और सेपरेट आउट करना है, बिकॉज सम प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल डोमेन्स। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि सम प्रोटीन्स हैव सिंगल डोमेन, सम के पास मल्टीपल डोमेन्स होती हैं, मोर देन 2 भी हो सकती है। अब इसके बाद जब आपके पास जिनके पास मल्टीपल डोमेन्स हैं उनको सब डिवाइड किया जाता है फर्दर फॉर सो दैट कि आपके जो है सिंगल डोमेन की फॉर्म में हम उसके स्ट्रक्चर्स को ले सकें। अच्छा, अब इसके बाद जो है इसको करने के लिए डोमेन आइडेंटिफिकेशन और सेपरेशन को करने के लिए मैनुअली भी किया जा सकता है या फिर स्पेशल एल्गोरिदम्स या स्पेशल जो है वो आपके टूल्स यूज़ किए जा सकते हैं जो डोमेन को रिकग्नाइज करें।
अच्छा, अब इसके जब टूल्स यूज हो गए, डोमेन रिकॉग्नाइज हो गई, उसके बाद प्रोटीन्स जो हैं वो उनको सेपरेट कर दिया जाता है इन फॉर्म ऑफ सेपरेट डोमेन। उसके बाद स्ट्रक्चर कंपैरिजन कंडक्ट करवाया जाता है जो कि डोमेन लेवल पे होता है। अब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर कंपैरिजन किया जा रहा है डोमेन लेवल पे, ये आपका मैनुअल भी हो सकता है, ऑटोमेटेड स्ट्रक्चरल अलाइनमेंट भी हो सकती है, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकती है। और उसके बाद जो लास्ट स्टेप है वो आपका ग्रुपिंग ऑफ प्रोटीन का है, जिसके अंदर प्रोटीन की ग्रुपिंग और डोमेन्स ऑफ सिमिलर स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर की जाती है और क्लस्टर किया जाता है उनको डिफरेंट लेवल ऑफ रिजेम्बलेंस के ऊपर, जिसके अंदर सेकेंडरी स्ट्रक्चर कॉम्पोजिशन आ जाती है और अरेंजमेंट ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स इन स्पेस आ जाता है। अब इसके अंदर जो है नेक्स्ट फर्दर स्कोप जो है वो, स्कोप पहले बताई गई है, स्कोप जो है दैट इज स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। ये आपकी एक ऐसी, इट इज़ अ डेटाबेस जिसके अंदर प्रोटीन स्ट्रक्चर्स को क्लासिफाई किया गया है आफ्टर कंपेयरिंग। अब ये जो डेटाबेस है ये अब भी यूज़ की जाती है, अगर आपके पास कोई क्यूरी है तो आप इसको कंपेयर कर सकते हो विद प्रीवियस रिपोर्टेड स्ट्रक्चर्स। इसको इट इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑलमोस्ट इंटायरली बेस्ड ऑन मैनुअल एग्जामिनेशन ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर्स। इसको तकरीबन सारी पूरी को ही जो है वो प्रोटीन स्ट्रक्चर्स की मैनुअल एग्जामिनेशन के बाद ही बनाया गया है। द प्रोटीन्स आर ग्रुप्ड इनटू हायरार्कीज ऑफ क्लासेस, फोल्ड्स, सुपर फैमिलीज एंड फैमिलीज। इनको 4 चीज़ों में फर्दर डिवाइड किया गया है, क्लासेस में, फोल्ड्स में, सुपर फैमिलीज में और फैमिलीज में। अब इसके अंदर क्या है कि लेटेस्ट जो स्कोप का रिलीज था 2003 का, ये उसकी इंफॉर्मेशन है कि देयर वर 7 क्लासेस, 800 फोल्ड्स, 1294 सुपर फैमिलीज एंड 2327 फैमिलीज थी उसके अंदर। क्लासेस क्या होती हैं? क्लास जो है ये इसका सबसे जो लीस्ट वाला जो है ये वो है जिसके अंदर अल्फा और बीटा के बारे में इंफॉर्मेशन होती है कि अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट्स जो है उनकी बेस के ऊपर इनकी क्लास जनरेट होती है। अब क्लास किस तरह से जनरेट होगी? अगर आपकी प्रोटीन जो है उसके अंदर सिर्फ अल्फा हेलिक्स है तो उसको सिर्फ अल्फा हेलाइसिस क्लास में रखा जाता है। अगर उसके अंदर अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट्स से जो है वो बराबर हैं तो उनको जो है वो सेपरेट क्लास में रखा जाता है। ऑल बीटा शीट्स हैं तो ऑल बीटा शीट की सेपरेट क्लास है। अगर अल्फा ज़्यादा, बीटा ज़्यादा है और अल्फा कम है तो उसकी क्लास सेपरेट है। इस तरह से इन क्लासेस को जनरेट किया जाता है। तो स्कोप का फैमिली, फिर उसके बाद जो है फोल्ड्स हैं, वो फोल्ड्स जो हैं वो आपके किस तरह के बनते हैं? वो आपके अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट्स के जो स्पेसिफिक 3 डायमेंशंस, ये 3 डायमेंशनल जो स्ट्रक्चर ये जनरेट करती हैं इन आपस में इंटरेक्शन की वजह से, दैट इज कॉल्ड अ फोल्ड। उसके बाद उसकी सुपर फैमिली है और फैमिलीज हैं, सुपर फैमिलीज और फैमिलीज उसकी फंक्शनल कैरेक्टराइजेशन के ऊपर बनाई जाती है। द स्कोप फैमिलीज कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन्स हैविंग हाई सीक्वेंस आइडेंटिटी मोर देन 30%. Thus, the proteins within a family clearly share close relationship, so close evolutionary relationships and normally have the same functionality. इस तरह से आपकी जो एक फैमिली में आने वाली प्रोटीन्स हैं वो क्लोजली रिलेटेड हैं एज एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप और उनके अंदर फंक्शनैलिटी भी सेम है। द प्रोटीन स्ट्रक्चर्स एट दिस लेवल आर ऑल्सो एक्सट्रीमली सिमिलर। जो यहाँ पर मौजूद प्रोटीन स्ट्रक्चर्स हैं इस लेवल पे वो बहुत ज़्यादा सिमिलर होंगे। सुपर फैमिलीज कंसिस्ट ऑफ फैमिलीज विद सिमिलर स्ट्रक्चर्स। सिमिलर स्ट्रक्चर्स की फैमिलीज ही जो है वो सुपर फैमिलीज में आ सकती हैं। सिमिलर स्ट्रक्चर होगा तभी उनके फंक्शंस भी सिमिलर होंगे, बट वीक सीक्वेंस सिमिलैरिटी हो सकता है उनके अंदर सीक्वेंस सिमिलैरिटी ज़्यादा ना हो। It is believed that members of the same superfamily share a common ancestral origin, although the relationships between families are considered distant. ठीक है, अब उनके हो सकता है कि सेम एंसेस्टर हो जिधर से ये आए हैं और उनके अंदर जो है वो इंसेस्ट्रल ओरिजिन जो है वो शेयर कर रही हूँ, लेकिन जो फैमिलीज हैं अमंग द रिलेशनशिप बिटवीन फैमिलीज आर कंसिडर्ड डिस्टेंट। हो सकता है कि जो फैमिलीज के दरमियान के रिलेशनशिप है वो डिस्टेंट ही हो। फोर्स कंसिस्ट ऑफ सुपर फैमिलीज विद अ कॉमन कोर स्ट्रक्चर विच इज डिटरमिन्ड मैनुअली। अब जो फैमिलीज हैं उनके पास फोर्स जो है सुपर फैमिलीज के अंदर उनका एक कॉमन स्ट्रक्चर होता है, कोर स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से वो एक सुपर फैमिली बना रहे होते हैं और इस फोल्ड को जो है मैन्युअली चेक किया जाता है। दिस लेवल डिस्क्राइब्स सिमिलर ओवरऑल सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स विद सिमिलर ओरिएंटेशन एंड कनेक्टिविटी बिटवीन देम। इसके अंदर क्या है कि इसकी वजह से सिमिलर ओवरऑल सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा जिसके अंदर सिमिलर ओरिएंटेशन और कनेक्टिविटी मौजूद होगी। मेंबर्स विद इन द सेम फोल्ड डू नॉट ऑलवेज हैव एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स।
वो मेंबर्स जिनके पास सेम फोल्ड होता है उनके पास ओरिएंटेशन जो है हो सकता है और कनेक्टिविटी जो है वो डिफरेंट हो। सॉरी, डू नॉट है ऑलवेज हैव एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। जो मिलती जुलती फोल्ड वाले भी मेंबर्स हैं वो हमेशा जो है वो सेम फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से उनका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी डिफरेंट हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि वो आपस में किसी भी तरह से मिलते हुए या उनके अंदर कोई रिलेशनशिप ना हो। सम ऑफ द शेयर्ड कोड स्ट्रक्चर्स में बी रिजल्ट ऑफ एनालॉजी। वो किसी एनालॉजी की वजह से भी जो है उनके स्ट्रक्चर्स एक दूसरे से मिलते जुलते आ सकते हैं। एनालॉजी क्या है कि उसके अंदर कोई ऐसे किसी प्रोटीन के अंदर कोई जो है ऐसा फॉल्ट या ऐसा ही सब्सटीट्यूशन हो गई है जिसकी वजह से फोल्ड जो है वो चेंज हो गया है और उसकी वजह से बाय चांस वो किसी और प्रोटीन के साथ मिल गया लेकिन वो प्रोटीन फंक्शनल नहीं है, दैट इज एनालॉगी। क्लासेस कंसिस्ट ऑफ कोड विद सिमिलर कोड स्ट्रक्चर्स। दिस इज एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ हायरार्की। इसको हाईएस्ट लेवल ऑफ हायरार्की पे कहा जाता है बिकॉज इसी से आपकी प्रोटीन जो है वो कंफर्म होती है कि आपकी कौन सी सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आपकी प्रोटीन को का ग्रुप बनेगा। Now, which distinguishes groups of proteins by secondary structure comparison compositions such as all alpha, all beta, alpha and beta, and so on. Some classes are created based on general features such as membrane protein. ठीक है, कुछ क्लासेस ऐसी भी हैं जो कि आपकी खास फीचर्स की वजह से बनाई गई हैं, जैसे कि मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं, स्मॉल प्रोटीन्स हैं विद फ्यू सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स एंड इरेगुलर प्रोटीन्स, ये उसकी फर्दर क्लासेस हैं। फोल्ड्स विद इन द सेम क्लासेस आर एसेंशियली रैंडमली रिलेटेड इन एवोल्यूशन। जो फोल्ड्स हैं अगर सेम क्लास के अंदर आ रहे हैं तो वो सॉरी जो फोल्ड्स आ रहे हैं आपके क्लासेस के अंदर सेम क्लास के अंदर उन्हें जनरेट किया जाता है ऑन रैंडम। उनके उनके अंदर कोई रिलेशनशिप मौजूद है इन टर्म्स ऑफ एवोल्यूशन। यहाँ पर उसके बाद जी कैथ है। कैथ इज कैथ इज क्लास आर्किटेक्चर टोपोलॉजी एंड होमोलोगस। ये एक सेपरेट प्रोटीन क्लासिफिकेशन बेस्ड सिस्टम है विच इज different from scope in which there are certain features which are added. Cath classify proteins based on the automatic structure alignment program SAP as well as manual comparison. ये दोनों तरह उसको पहले चेक करता है और फिर उसके बाद प्रोटीन को क्लासिफाई करता है। SSAP को भी यूज करता है और फिर मैनुअल कंपैरिजन भी करता है। SSAP पीछे आप लोग प्रोटीन स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन में सॉरी मल्टीपल स्ट्रक्चर अलाइनमेंट में पढ़ चुके हो। Structural domain separation is carried out also as a combined effort of a human expert and computer program. अब जो स्ट्रक्चर प्रोटीन डोमेन सेपरेशन है वो दोनों तरह से की जाती है। ह्यूमन एक्सपर्ट भी उसमें इन्वॉल्व होता है और साथ में कंप्यूटर प्रोग्राम भी। इंडिविजुअल डोमेन स्ट्रक्चर्स आर क्लासिफाइड एट 5 मेजर लेवल्स। अनलाइक स्कोप इसके पास 5 मेजर लेवल हैं। स्कोप के पास 4 थे, इसके पास 5 हैं। फर्स्ट वन इज क्लास, सेकंड इज आर्किटेक्चर, third is fold slash topology, fourth is homologous superfamily and then is homologous family. अब इसके अंदर जो है वो एक एक्स्ट्रा है। इन कैथ रिलीज वर्जन 2.5.1, ये भी 2004 का जो वर्जन था ये उसके बारे में। देयर आर 4 क्लासेस, 37 उसके पास आर्किटेक्चर्स थे, 813 टोपोलॉजीज, 1467 होमोलोगस सुपर फैमिलीज एंड 4036 होमोलोगस फैमिलीज थी। अब इसके अंदर द डेफिनेशन फॉर क्लास इन कैथ इज सिमिलर टू दैट इन स्कोप, यानी कि क्लास सेम वैसी ही है जैसे कि स्कोप में, और इसी उसी की बेस के ऊपर है ऑन बेस्ड ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर कंटेंट कि उसके अंदर अल्फा हेलिक्स है, बीटा शीट्स हैं, दोनों हैं या कौन सा एलिमेंट ज़्यादा है। लेकिन जो सेकंड वाला है आर्किटेक्चर, ये यूनिक लेवल है इन कैप, ठीक है, इंटरमीडिएट है बिटवीन फोल्ड एंड क्लास। वहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा था कि पीछे जो है वो क्लास के फौरन बाद जो है फोल्ड आ गया था, लेकिन यहाँ पर पहले आर्किटेक्चर है कैथ में, फिर उसके बाद जो है फोल्ड है। अब वो जो आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्चर जो है वो क्या है कि आपके पास इसके अंदर दिस लेवल डिस्क्राइब्स द ओवरऑल पैकिंग एंड अरेंजमेंट ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। ये ओवरऑल उसके पैकिंग का बताता है कि वो किस तरह से फोल्ड हुआ है, इंडिपेंडेंट ऑफ कनेक्टिविटी बिटवीन द एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के दरमियान कनेक्टिविटी के बगैर।
नेक्स्ट जो लेवल है दैट इज टोपोलॉजी, वो आपका जो है वो सेम फोल्ड वाला है। टोपोलॉजी लेवल is equivalent to the fold level in scope, which describe overall orientation of secondary structures and takes into account the sequence connectivity between the secondary structure elements. ठीक है, वो आपके ओवरऑल ओरिएंटेशन ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर बताता है और सीक्वेंस कनेक्टिविटी भी बताता है बिटवीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर एलिमेंट। फिर नेक्स्ट जो है तो होमोलोगस सुपर फैमिली एंड होमोलोगस फैमिली लेवल्स आर इक्वल टू द सुपर फैमिली एंड फैमिली लेवल इन स्कोप विद सिमिलर एवोल्यूशनरी डेफिनेशंस। सिर्फ इसके अंदर कैप के अंदर जो एक एक्स्ट्रा है दैट इज आर्किटेक्चर, और वो आपका यहाँ पर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। अच्छा, अब इसके अंदर कंपैरिजन है। SOAP is almost entirely based on manual comparison of structures by human experts with no quantitative criteria on group protein to criteria to group protein. SCOPE जो है वो ज़्यादातर ह्यूमन या मैनुअल है, आपके ह्यूमन एक्सपर्ट्स ने किया हुआ है, और उसके अलावा उसके अंदर ग्रुप प्रोटीन्स की क्वांटिटेटिव कोई इवेल्युएशन नहीं की गई। इसकी जिसकी वजह से इसको आर्ग्यू किया जाता है कि ये अप्रोच जो है वो some flexibility शो करती है, ऑफर सम फ्लेक्सिबिलिटी इन recognizing distant structural relatives, और ये फ्लेक्सिबिलिटी शो करती है डिस्टेंट स्ट्रक्चरल रिलेटिव्स को फाइंड आउट करने के लिए। अब यहाँ पर इसकी क्या वजह है कि ह्यूमन एक्सपर्ट्स चूँकि काम कर रहे हैं, तो ह्यूमन एक्सपर्ट्स जो ह्यूमन ब्रेन है दैट इज़ मोर फ्लेक्सिबल, और वो अडेप्ट कर जाती है न्यू इन्वायरमेंट में, या न्यू थिंकिंग उसके पास ज़्यादा जल्दी आ जाती है उसके पास न्यू थिंकिंग आ जाती है एज कम्पेयर टू योर सॉफ्टवेयर। उसकी वजह से यहाँ पर जो है ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, बिकॉज ह्यूमन ब्रेन्स में बी मोर adept at recognizing slightly dissimilar structures that essentially have the same architecture. However, this reliance on human expertise also renders the method subjective. The exact boundaries between levels and groups are sometimes arbitrary. ठीक है, अब इसकी वजह से ह्यूमन एक्सपर्ट्स पे जब ये ज़्यादा लगाया जाता है तो उसकी वजह से जो लेवल्स और ग्रुप्स हैं वो सम टाइम जो है वो सही से आइडेंटिफाई नहीं हो सकते, क्योंकि चंक प्रोटीन्स जो है वो ऐसी हैं जिनकी जो मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म कर रही हैं, उस मल्टीपल फंक्शन की वजह से जाहिर है वो एक ही सुपर फैमिली और फैमिली में नहीं आ सकते। अच्छा, अब दूसरा जो कैप है, कैप जो है वो कॉम्बिनेशन है मैनुअल क्यूरेशन का और ऑटोमेटिक प्रोसीजर्स का, जिसकी वजह से ये जो प्रोसीजर है या जो ये कैप है इसका प्रोसेस लेस सब्जेक्टिव है। अब इसका लेस सब्जेक्टिव कैसे है कि इन डिफाइनिंग डोमेन फॉर एग्जांपल कैप फर्स्ट रिलाइज ऑन द कंसेंसस ऑफ 3 डिफरेंट एल्गोरिथम्स टू रिकॉग्नाइज डोमेन। कैप जो है वो पहले 3 डिफरेंट एल्गोरिथम्स के कंसेंसस को लेगा और उसके बाद डोमेन को रिकॉग्नाइज करेगा। व्हेन द कंप्यूटर प्रोग्राम डिसएग्री, ह्यूमन इंटरवेंशन विल टेक प्लेस। पहले कंप्यूटर प्रोग्राम अगर डिसएग्री कर गया तीन मेथड से, फिर ह्यूमन जो है उसके ऊपर काम करेंगे। In addition, the extra architecture level in CAP makes the structure classification more continuous. अब उसकी वजह से जो है वो उसको उसके स्ट्रक्चर की क्लासिफिकेशन को समझने में ज़्यादा आसानी रह जाती है। The drawback of the system is that the fixed thresholds in structure comparison may make assignment less accurate, कि आपके जो structure comparison के अंदर assignment of फिक्स्ड थ्रेशोल्ड जो है वो ज़्यादा वो कम एक्यूरेट हो जाती है। Due to the difference in classification criteria, one might expect that there would be huge differences in classification result. अब चूंकि क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया दोनों का डिफरेंट है, उसकी वजह से क्लासिफिकेशन रिजल्ट जो है वो काफ़ी डिफरेंट हो सकते हैं। इनफैक्ट द क्लासिफिकेशन रिजल्ट फ्रॉम बोथ सिस्टम आर क्वाइट सिमिलर। लेकिन क्या है कि आपके जो क्लासिफिकेशन के रिजल्ट्स अगर आप देखो तो वो बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं। Exhaustive analysis has shown that the results from the two systems converge at about 80% of the time. तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करके देखा तो 80% रिजल्ट्स जो है वो सिमिलर थे। इन अदर वर्ड ओनली अबाउट 20% ऑफ द स्ट्रक्चर फोल्ड असाइनमेंट्स आर डिफरेंट। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें 2 एग्जांपल दी हुई हैं फिगर 13.4 में, आप उनके अंदर से कंपैरिजन कर सकते हो। दोनों 2 पीडीबी कोड लिए गए हैं, वन इज 4 टिम एंड द सेकंड वन इज 1 लाइस। ठीक है, इन दोनों को स्कोप ऑफ कैप में दोनों की स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन को देखा गया है। 4 टिम के बारे में पहले देख लेते हैं। तो इसके अंदर पहले जो स्कोप है दैट इज अल्फा एंड बीटा। कैप ने भी उसको क्लास दी है अल्फा बीटा कि उसके अंदर अल्फा ज़्यादा है, बीटा थोड़ा कम है। कैप के अंदर जो आर्किटेक्चर दिया गया है दैट इज बैरल, और जो स्कोप में उसको फोल्ड मिला है देन दैट इज टिम बीटा स्लैश अल्फा बैरल। ये अल्फा का बैरल, अल्फा ने बैरल शेप उसके अंदर बनाई है और ये टिम बीटा फोल्ड था।
टोपोलॉजी में टिम बैरल उसको कहा गया है इन कैट। सुपर फैमिली जो है वो ट्राईऑसी फॉस्फेट आइसोमेरेज है। होमोलोगस सुपर फैमिली भी ट्राईऑसी फॉस्फेट आइसोमेरेज है, और फैमिली भी दोनों की सेम है। फैमिली एंड होमोलोगस फैमिली आर ट्राईऑसो सॉरी ऑसी फॉस्फेट आइसोमेरेज। अब दूसरी तरफ आ जाए पीडीबी कोड 1 लाइस पे, तो उसके अंदर आप देख सकते हो कि अल्फा प्लस स्कोप ने उसको अल्फा एंड बीटा कहा है, कि इसके अंदर जो है अल्फा और बीटा दोनों मौजूद हैं एंड इन सेम क्वांटिटी। कैट ने उसको क्लासिफाई किया है कि मेनली उसके अंदर अल्फा मौजूद है। आर्किटेक्चर इन कैट इज ऑर्थोगोनल बंडल, इन फॉर्म ऑफ बंडल है। लेकिन स्कोप के पास चूंकि आर्किटेक्चर फाइन नहीं है, इसलिए उसने डायरेक्ट फोल्ड बताया, दैट इज लाइसोसाइन लाइक। और कैथ ने भी उसका टोपोलॉजी जो है वो दैट इज लाइसोजाइम, कि ये लाइसोजाइम की तरह की उसकी टोपोलॉजी है। नेक्स्ट उसका स्कोप सुपर फैमिली है वो है लाइसोजाइम लाइक इन स्कोप, but in case of homologous superfamilies of cat, that is hydrolase or glycoside. In scope, it has indicated that C-type lysozyme है, और homologous family in case of cat is hydrolase। यहाँ पर इसके पास तो है information थोड़ी सी different है। द क्लासिक यहाँ पे नीचे उसने फिगर 13.4 में बताया भी हुआ है कि लेजेंड में कंपैरिजन ऑफ रिजल्ट्स ऑफ स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन between scope and cat. The classifications on the left is a case of overall agreement, whereas the one on the right disagrees at the class level. यानी कि वो उसने चूंकि क्लास लेवल से ही डिसएग्रीमेंट शुरू कर दिया, तो वो सारी उसके अंदर डिसएग्रीमेंट ही रहेगी। जाहिर है जब एक चीज उसकी जो है वो डिसएग्री कर गई है, तो उससे फिर आगे फर्दर डिसएग्रीमेंट्स बढ़ती हैं। यहाँ पर आप लोगों का जो चैप्टर हैज एंडेड। जो फर्दर आप लोगों ने स्टार्ट करना आई गेस, आप लोगों का जो प्रीवियस स्टार्टेड था वो आप लोगों का कहीं दरमियान में ही रह गया। अब हम वही से स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 से। वो मुझे एक दफ़ा कंफर्म कर दो आप लोगों को कहाँ तक करवाया हुआ है, फिर आगे हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।